Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our second chapter of term 2, that is compound, proportion and banking. In this chapter we will study about proportion and its types and banking. So students, first of all we have to know what is proportion. Proportion हम किसको कहते हैं? So proportion is equality of two ratios. दो रेशो को आपस में इक्वल करना proportion कहलाता है. Equality of two ratios is called proportion. अब proportion की टाइप्स कितनी होती हैं? तो सबसे पहली जो टाइप है वो है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किस प्रोपोर्शन को बोलते हैं? आपको जैसे कि कहा जा रहा है कि प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस, यानी दो रेशोस हैं हमारे पास. तो अगर एक रेशो का इजाफा हो तो उसके इजाफा होने से या उसके इंक्रीज होने से साथ साथ दूसरा रेशो भी इंक्रीज हो, ऐसे प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि एक दुपट्टे की कीमत 200 रुपये है, तो अगर मैं 5 दुपट्टे लेती हूँ तो 5 दुपट्टे की कीमत होगी 1000 रुपये. इट मीन्स कि मैंने अगर दुपट्टों की अमाउंट बढ़ाई है, दुपट्टों की क्वांटिटी बढ़ाई है, तो प्राइस भी जो है वो क्या हुई? इंक्रीज. तो एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई. इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सेकेंड है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इनवर्स जो है वो अपोजिट होता है डायरेक्ट का. तो इट मीन्स अब ऐसी दो क्वांटिटीज़ जिसमें हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो. डायरेक्ट में क्या होता है? अगर हम एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी क्या हो? वो भी इंक्रीज हो. और अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज हो, सेम चेंजेस आए. लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर मैं एक वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, एक रेशो को इंक्रीज कर रही हूँ, तो साथ में जो दूसरा रेशो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, इस टाइप के रेशो को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आपसे कहा जाए कि अगर आपके पास आपके घर में दावत है और आपने जो खाना जो है वो बनाया है 50 पर्सन्स का. ठीक है, 50 पर्सन्स का आपने खाना बनाया है, लेकिन आपके पास जो दावत है उसमें सिर्फ 20 पर्सन्स आए. ठीक है, तो खाना जो है वो क्या हुआ? पर्सन्स कम हुए तो खाने की अमाउंट जो है वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, क्योंकि खाना जो है वो ज़्यादा था तो लोग कम, तो इट मीन्स खाने की अमाउंट ज़्यादा हो गई. या इसी को आप इस तरीके से कर लें कि 50 पर्सन्स का खाना है और दावत में 70 पर्सन्स आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, तो अब पर्सन्स की अमाउंट बढ़ गई तो खाने की अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई. सो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. थर्ड वन है कंपाउंड प्रोपोर्शन. तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में आप कंपाउंड का मतलब जानते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मौजूद हों, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कंपाउंड. तो अगर एक से ज़्यादा रेशो जिस प्रोपोर्शन में मौजूद हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन. लाइक प्रोपोर्शन, इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं: इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज. वो प्रोपोर्शन जिसमें दो और दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मौजूद हों उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वांटिटी हो गई प्राइस, दूसरी क्वांटिटी हो गई लेंथ और थर्ड क्वांटिटी हो गई ब्रेथ. तो दो से ज़्यादा क्वांटिटीज आपके पास आ गई 1, 2, 3. सो इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू कंपाउंड प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.
कि किस तरह से हम प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो गिवन क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है या आपके पास जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आप किस तरीके से आप उसको मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपने इस प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको रेशियो का साइन नज़र आ रहा है। जब भी रेशियो का साइन नज़र आएगा तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। जो क्वेश्चन है एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब हमें पता है प्रोपोर्शन का मतलब होता है डिवीजन। इट मीन्स कि 12 और 15 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं कर दूंगी 12 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 25। प्रोपोर्शन की जगह मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया है। आप जानते हैं जब दो रेशोज़ के दरमियान इज इक्वल्स टू का साइन आए तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इट मीन्स 25 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 25 से एंड डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज़। सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया है, x। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। सो x इज इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कराया है। सेकंड पार्ट जो है वो सेम इसी मेथड से होगा, जिसको आप खुद कोशिश करेंगे। सेम यही मेथड आप फॉलो करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ अ कारपेट मेजरिंग 12 feet wide and 25 feet long rupees 2500. What is the price of a carpet measuring 50 feet by 30 feet? क्या कह रहे हैं कि इस सवाल में कि एक कारपेट जिसकी चौड़ाई 12 फीट और लंबाई 25 फीट है तो उस कारपेट की प्राइस क्या है, ₹2500। आपसे पूछ रहे हैं अगर कोई कारपेट जो 50 फीट बाय 30 फीट हो, यानी 50 फीट जो है वो उसकी जो है चौड़ाई हो और 30 फीट जो है वो उसकी लंबाई हो, तो फिर बताएं उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो अब ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं आपके पास प्रोपोर्शन से। और कौन सी प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और प्राइस भी दी है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इनकी क्वांटिटीज़ लिखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मेंशन है। प्राइस, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के आप ये काम करेंगे। फिर मैं लिखूंगी लॉन्ग, यानी कारपेट कितना लॉन्ग है, और वाइड, कारपेट कितना वाइड है। सबसे पहले आपको क्या बोला है, अब कारपेट मेजरिंग 12 फीट वाइड, तो मैं वाइड में क्या लिख दूंगी 12 एंड 25 फीट लॉन्ग, तो मैं लॉन्ग में लिख दूंगी 25। क्या कीमत है ऐसे कारपेट की, ₹2500। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइस, यानी कि क्या प्राइस होगी, तो प्राइस में मैं नीचे लिख दूंगी x। कौन सा कारपेट की, 50 फीट बाय 30 फीट, यानी कि वो कारपेट जिसकी चौड़ाई कितनी हो 50 और लेंथ कितनी हो 30। ठीक है, तो हम जो कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो करेंगे एरो मेथड के ज़रिए। एरो मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल और इजी होता है, अगर आपको आसानी से आप उसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। ये तो मैंने सवाल में से देख के क्वांटिटीज़ लिख दी और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट डाउन कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमेशा जहाँ भी x आ रहा हो, चाहे प्राइस के कॉलम में आ रहा हो, चाहे लेंथ के कॉलम में आ रहा हो, चाहे विड्थ के कॉलम में आ रहा हो, तो हम जहाँ पे x होगा सबसे पहले वहीं एरो बनाएंगे। लाइक ये जहाँ पे एरो है, जहाँ पे x है वहीं मैंने एरो की डायरेक्शन रखी है, यानी जो एरो का हेड है वो x की तरफ है। अब मैं 1 बाय 1 कंपेयर करूँगी इस x वाले कॉलम को। लाइक ये आपके पास प्राइस का जो कॉलम है, ये लेंथ का कॉलम है और ये विड्थ का कॉलम है। तो सबसे पहले मैं प्राइस को कंपेयर करूँगी लेंथ के साथ, ठीक है, और फिर मैं प्राइस को कंपेयर करूँगी विड्थ के साथ। तो लेट्स सपोज कि हम अगर अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, हम विड्थ को नहीं देख रहे, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं रीड करूँगी तो आप देखिएगा कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। अगर एक कारपेट है जिसकी लेंथ कितनी है 25,
तो उसकी प्राइस क्या दी हुई है 2500, ठीक है, ये आपको सवाल में बताया है। तो अगर कारपेट की लेंथ को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 25 से क्या कर दिया है 30, तो इट मीन्स पैसे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि पैसे क्या होंगे, बढ़ेंगे, पैसे ज़्यादा होंगे। तो आपकी ज़बान पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा, यानी 25 रुपीज़ थे तो 25 लंबाई थी तो 2500 रुपीज़ थे, लंबाई बढ़ा दी तो पैसे बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेगा लफ्ज़ आ रहा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, यस, इन दोनों में से बड़ा नंबर 30 है। तो इट मीन्स अब मेरा एरो कहाँ जाएगा, बड़े नंबर की तरफ जाएगा। ये होता है एरो लगाने का मेथड। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने विड्थ को छुपाया हुआ था तो अब मैं लेंथ को छुपा दूंगी और मैं आऊँगी विड्थ की तरफ और सेम इसी तरह से मैं इसको रीड करूँगी। अगर एक कारपेट जिसकी चौड़ाई 12 फीट है तो उसकी कीमत 2500 है। तो अब चौड़ाई जो है वो हमने उसकी बढ़ा दी है, उसकी विड्थ बढ़ा के 50 कर दी है, तो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे, जाहिर सी बात है पैसे बढ़ेंगे। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 50, तो मैं यहाँ पे किस पे एरो लगा दूंगी 50 पे। ये कहलाता है एरो लगाने का मेथड। इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स होता है उसको हम रखते हैं, सॉरी जहाँ पे एरो होता है उस क्वांटिटी को हम रखते हैं ऊपर की तरफ, यानी न्यूमरेटर बनाते हैं। तो एक्स पे एरो आ रहा है तो इट मीन्स एक्स ऊपर आ जाएगा और 2500 जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा। यानी जहाँ पे एरो होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा और जहाँ पे एरो की टेल होगी ये आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। इज इक्वल्स टू यानी बराबर है। अब यहाँ पे एरो किस पे आ रहा है तो 30 डिवाइडेड बाय 25 और ये दोनों जो है वो आपस में क्या होंगे हमेशा मल्टीप्लाई, सो 50 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो 2500 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 30/25 50/12 मल्टीप्लाई बाय 2500, ठीक है। जब आप इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे या इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करती हूँ तो अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप इसको रफ में खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 12,500, लाइक ₹12,500। और जो हमारे पास एरो थे उससे हमें यही पता चल रहा था कि अगर हमने लंबाई बढ़ाई तो पैसे बढ़ेंगे। तो आपके सामने 2500 प्राइस थी तो क्या आ गई 12,500। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, so next question is question number 5. 100 men working 8 hours a day can complete a job in 35 days. 100 आदमी हैं जो कि 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 8 घंटे काम करते हैं तो उनका काम जो है या उनकी जो जॉब है वो कंप्लीट होती है 35 डेज में। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 25 डेज। कितने और एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए होंगे कि उनका काम जो कि 35 डेज़ में ख़त्म हो रहा है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाए 25 डेज़ में। इफ़ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, और वो काम भी कितना टाइम करें, वो 10 घंटे काम करें डेली। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे जो हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। लाइक हमें सबसे पहले मेंशन किए हुए हैं मैन और फिर आवर्स एंड देन डेज़। ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मेंशन करी हुई हैं। तो मैन आपको पहले कितना बता दिया है कि 100 मैन काम कितने करते हैं 8 आवर्स, तो उनका काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है 35 डेज़ में। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, तो कितने मैन को वो एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x कि उनका काम कितने दिन में ख़त्म हो जाए 25 डेज़ में, अगर वो कितने घंटे काम करते हैं 10 आवर्स। तो ये तो हमने लगा दिए हैं सिंपल एरो। सबसे पहला काम क्या होता है, जहाँ पे x है हम वहाँ पे एरो लगा देंगे, तो हमने वहाँ लगा दिया है एरो। अब मैंने यहाँ पे डेज़ को छुपा दिया और मैं आवर्स से कंपेयर करती हूँ। लाइक 8 आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, 100 मैन हैं तो वो 8 आवर्स जो है वो काम जो कर रहे हैं वो 100 आदमी कर रहे हैं। तो अगर 10 घंटे काम करेंगे तो काम जो है, अगर काम 10 घंटे में होगा तो इट मीन्स कि मैन जो है उनकी अमाउंट ज़्यादा है या कम। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर कोई काम 8 घंटे में हो रहा है, ठीक है,
यानी कि 100 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। अब कह रहे हैं आपसे कि काम करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। तो बताएं कि जो मैन हैं वो ज़्यादा हुए या कम। यस, जो मैन है उनकी मिकदार कम हो गई क्योंकि उन्हें टाइम ज़्यादा लग गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैं एक घर की सफाई करने के लिए मैंने 5 नौकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो 5 नौकर जो है वो 2 घंटे में घर को साफ़ कर देते हैं, ठीक है, बड़ा घर है अगर तो वो 2 घंटे में 5 नौकर मिलकर घर को पूरा साफ़ कर देते हैं। और अगर मैं कहूँ कि उन 5 नौकरों में से मैंने 3 नौकर हटा दिए, अब सिर्फ 2 नौकर हैं जो घर का काम कर रहे हैं, तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? जी बिल्कुल, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनकी मिकदार मैन की अमाउंट कम हो गई है, तो उन पे काम का लोड बढ़ गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर 100 आदमी हैं तो उन्हें काम करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। अब टाइम बढ़ गया, अब काम करने में उनको 10 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो मज़दूर हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इन दोनों में कम नंबर कौन है, 8। तो इट मीन्स हमारा एरो कहाँ चला जाएगा, 8 पे। अब मैं यहाँ पे इसको छुपा दूंगी और मैं कैलकुलेट करूँगी डेज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 35 डेज़ में काम हो रहा है, ठीक है। 100 मज़दूर हैं तो वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 35 डेज़ में काम कर रहे हैं। अब जो काम है वो क्या हो रहा है, 25 डेज़ में हो रहा है, यानी काम कम दिनों में हो रहा है। पहले काम ज़्यादा दिन में हो रहा था, अब काम कम दिनों में हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो मज़दूर हैं उनकी मिकदार बढ़ी या कम हुई? जी, तो मज़दूर जो हैं वो उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई क्योंकि काम जो है वो अब कम दिन में हो रहा है। पहले 100 मज़दूर जो काम कर रहे थे तो वो 35 डेज़ में काम कर रहे थे, अब जो काम है वो 10 दिन पहले फिनिश हो गया, 25 दिन में फिनिश हो गया। तो इट मीन्स कि जो मज़दूर हैं उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो गई, ज़्यादा। तो इट मीन्स यहाँ पे हम कहाँ एरो लगा देंगे, 35 पे, क्योंकि 35 जो है वो बड़ा है 25 से। अगेन वही स्टेप, ये हो जाएगा x/100, ये हो जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 35/25। अगेन मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 8/10 एज इट इज़, 35/25 एज इट इज़, एंड 100 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई। जब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगी, कैलकुलेट करूँगी, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 112 मैन, यानी मज़दूर जो कि 100 थे, अब मज़दूर कितने हो गए, 112 मज़दूर लिए और उन्होंने 10 घंटे डेली काम किया, तो उनका काम कितने दिन में फिनिश हो गया, 25 डेज़ में। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन लीव्स ₹2,40,000 to his 3 heirs, Aslam, Parvez and Sana. According to his will, it is to be distributed in the ratio of 5:4:3. How much of the inheritance does each heir receive? अब जो आपके पास टॉपिक आ गया है वो है इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि किसी के मर जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके फैमिली में, उसकी वाइफ में या उसके बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। जो कि हमारे पास इस्लाम का एक बहुत बड़ा काम है या एक फ़र्ज़ है कि अगर आपके पास इतनी अमाउंट है, आपके पास अपना ज़ाती घर है, पैसा है, तो आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का हक़ होता है कि उसको इस्लाम के कायदों के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक शख्स है जो कि कितने पैसे छोड़ के मर गया है, 2,40,000, और उसके इन पैसों को डिवाइड करना है 3 लोगों में, यानी असलम, परवेज़ और सना में। उसकी वसीयत के मुताबिक यानी उसकी विल के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इतने रेशो में, लाइक 5:4:3। तो हाउ मच ऑफ इनहेरिटेंस, यानी सबको कितना कितना हिस्सा मिला। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले मैं 3 हायर्स के नाम लिख रही हूँ, असलम, परवेज़ एंड सना। अब मैं लिख रही हूँ उनका रेशो कि उनको कितना रेशो मिला है। ज़ाहिर सी बात है 5:4:3 है, तो जैसे नाम है हम वैसे ही सीक्वेंस से लिख देंगे, 5:4:3। अब आपने पास यहाँ पे क्या लिखना है, इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ रेशो।
मीन्स 5 + 4 + 3, ये जो रेशो है इनको हम सम करेंगे तो 5 + 4 9 एंड 9 एंड 3 12, ये आ गया सम ऑफ रेशो। और टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ₹2,40,000। अब हमें मालूम करना है कि कितना जो है वो हिस्से में आता है, कितनी अमाउंट। तो सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, किसका शेयर, असलम्स गेट, असलम को कितने पैसे मिले। तो असलम का जो रेशो है वो कितना था, 5, इसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है, लाइक 2,40,000 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना आता है, 12। सिमिलरली असलम के बाद परवेज गेट, परवेज का रेशो था 4, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो है 2,40,000 एंड सम ऑफ रेशो है 12। इसी तरीके से सना गेट, सना का रेशो कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो है 2,40,000 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो है 12। जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास लाइक 12 1 = 12 एंड 12 2 = 24। सो ये जीरोज एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 4। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 5 = 10 एंड ये 1 2 3 4 यानी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख जो है वो किसके हिस्से में आ गए, असलम के हिस्से में। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करूँगी 12 1 = 12, 12 2 = 24 एंड देन 4 2 = 8। सो 80,000 जो रुपीज़ आए हैं वो किसके हिस्से में आए हैं, परवेज़ के हिस्से में। एंड अगेन 12 1 = 12, 12 2 = 24 एंड देन 2 3 = 6 और ये आ गए 4 zeros रिमेनिंग। 60,000 किसके हिस्से में आए, सना के हिस्से में। तो ये आपके पास आपका आंसर है। और आप चाहें इसको चेक करने के लिए कि आपने सही से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या नहीं किए, तो आप ये जो तीनों अमाउंट आई हैं इनको लास्ट में ऐड करके देख सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद आपका अमाउंट अगर ₹2,40,000 बन रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, आपने सही से अमाउंट को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ईयर 2016 अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹X which is to be divided among 3 partners Aman, Akhtar and Salman in the ratio of 4:6:8. If Aman gets ₹3,60,000, how much will Akhtar and Salman get? What is the total profit? ओके, सो अब इस क्वेश्चन में आपको देखें सब कुछ दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है। आपसे कह रहे हैं कि 2016 में एक कंपनी बनी जिसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ वो नहीं बताया, वो सिर्फ ₹X बताया है। उस प्रॉफिट को डिवाइड किया है 3 पार्टनर्स में, अमान, अख्तर और सलमान को। कितने रेशो में, 4:6:8, यानी अमान का रेशो 4 है, अख्तर का रेशो 6 है और सलमान का रेशो 8 है। अब आपको उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि अगर अमान के हिस्से में 3,60,000 रुपीज़ आए हैं तो बताइए अख्तर और सलमान के पास कितने रुपीज़ आए और टोटल प्रॉफिट जो है वो हुआ कितना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं बताया। तो हम सबसे पहले जो हायर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं, अमान, अख्तर एंड सलमान। अब हम इनके रेशो लिखते हैं। अमान का रेशो है 4, अख्तर का रेशो है 6 और सलमान का रेशो है 8। इसके बाद हम इनका सम ऑफ रेशोज निकालेंगे। 4 + 6 + 8, सो 6 + 4 10 एंड 10 + 8 18। तो सम ऑफ रेशो आ गया हमारे पास 18। इसके बाद हमारे पास हम क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट, यानी जो प्रॉफिट हमें मिला है हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट नहीं बताया हुआ, आपको बल्कि अमान का हिस्सा बताया कि अमान को कितने पैसे मिले। तो हम उसी से काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लिखेंगे कि अमान गेट, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट अभी नहीं मालूम कि अमाउंट आई कितनी है, प्रॉफिट हुआ कितना है। प्रॉफिट होगा तो ही हम बता सकते हैं कि सलमान और अख्तर को कितना शेयर मिला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी अमान गेट इज इक्वल्स टू, यानी मैं ये फॉर्मूला बना रही हूँ। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं रेशो से डिवाइडेड बाय सम
ऑफ रेशो, जो अभी हमने इससे पहले इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे प्रॉफिट है, वहाँ पे अमाउंट थी। तो अमान के पास कितने पैसे आए हैं? 3,60,000। प्रॉफिट आपको नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पे हमें एक्स बताया हुआ है, इसलिए मैं एक्स लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय अमान का रेशो कितना है? 4, और सम ऑफ रेशो कितना आया है? 18। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3,60,000 एज इट इज़। 18 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आ गया आपके पास? एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? सो आपको सॉल्व करके क्या आंसर मिला? ₹16,20,000। इट मीन्स कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो कितना हुआ? 16,20,000। अब आपने क्या फाइंड करना है? अख्तर का कितना हिस्सा मिला और सलमान को कितना हिस्सा मिला। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अख्तर गेट, तो प्रॉफिट कितना हुआ था? नाउ 16,20,000 मल्टीप्लाई बाय अख्तर का कितना शेयर है? 6, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या आया है? 18। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली सलमान गेट, सलमान अगेन हम प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,20,000। सलमान का रेशो है 8 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 18। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे खुद से सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लिखेंगे, और आंसर चेक करने का तरीका आप जानते हैं। अख्तर का जो हिस्सा मिला है, सलमान का हिस्सा जो मिला है, और जो आपको अमान का हिस्सा पहले से बताया हुआ था, आप उन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी बनेगी? 16,20,000। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास चैप्टर का नाम था कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड प्रोपोर्शन के हम टॉपिक कर चुके हैं, प्रोपोर्शन हमने पढ़ा उसकी टाइप्स के साथ, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब जो आपके पास टॉपिक है वो है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट हम किसको बोलते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंक जो है उसे हम किसको कहते हैं। सो बैंक आर इंस्टीट्यूट डेट कीप लैंड एंड एक्सचेंज मनी। बैंक जो है एक ऐसा इदारा है जो कि पैसा जो है उसको रखता है, जो अमाउंट है, रुपीस है, रकम को रखता है अपने पास, एक्सचेंज करता है या हमको देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, कर्जे की सूरत में हमको देता है। तो बैंक से रिलेटेड अगर हमें कुछ टॉपिक देखना होता है, या जो आपके पास टॉपिक है वो है इंटरेस्ट, कि हम इंटरेस्ट जो है वो किसको कहते हैं। सो इंटरेस्ट हम उस पैसों को बोलते हैं जो पैसा आपने उधार लिया है बैंक से। अगर आपने कोई कर्जा लिया है, कोई लोन लिया है, तो उस कर्जे के ऊपर आप जो अमाउंट पे करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं, यानी जो सहूलियत आपको बैंक प्रोवाइड करती है लोन की, उसके बदले वो आपसे कुछ अमाउंट ऊपर लेती है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो आपके पास दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। नाउ P हम किसको बोलते हैं? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट, एंड T का मतलब है टाइम। ये प्रिंसिपल जो है इट मीन्स कि ये एक आपको एक अमाउंट है, इसको प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है, जिसको हम उर्दू में किस्त भी कहते हैं। जो हम बैंक को माहाना किस्त अदा करते हैं, किस्त की अदायगी करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल। रेट जो है ये परसेंटेज में होता है कि हम कितना परसेंट जो है वो अपने अमाउंट का पे कर रहे हैं, और टाइम यानी कि हम कितने टाइम में पे कर देंगे। आप उस लोन को उतारने में 2 साल लेते हैं, 5 साल लेते हैं, वो कहलाता है टाइम। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट हम किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट इज सेड टू बी कंपाउंडेड व्हेन एट द एंड ऑफ अ पीरियड द इंटरेस्ट ड्यू इज एडेड टू द सम बोरोड एंड द अमाउंट दस ऑब्टेन्ड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को बोलते हैं कि जब एक टाइम मुद्दत उसकी ख़त्म हो जाए, यानी कि उसका पीरियड आपके पास ख़त्म हो जाए, तो जो इंटरेस्ट हमने ऐड किया होता है वो क्या बन जाता है? उसका प्रिंसिपल, यानी उसकी जो नेक्स्ट पीरियड जो है उसकी किस्त जो है वो बन जाती है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ। Compound interest is equals to P means principal 1 plus R upon 100 की पावर T minus 1। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T यानी कि टाइम एंड 1 आपके पास इसकी वैल्यू, यानी हम उस वैल्यू में से 1 को माइनस करते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सीक्वेंस से कराए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जो आपको खुद करना है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इसके दरमियान में जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13 वो नहीं है आपके पास सिलेबस में इस साल। तो अब जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14, और मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि उस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% is rupees 203, यानी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एक रकम पर लिया गया है, कितने साल के बाद? 2 साल की उसकी मुद्दत है और इंटरेस्ट कितना है? 3%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रकम क्या है? 203। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 1000 रुपये उधार लिया है तो उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है? 203 रुपये। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट, यानी कि यही सम हो और यही ईयर हो, 2 साल, यही परसेंटेज हो 3%, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाटा बनाऊंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना बताया है? ₹203। फिर आपको टाइम कितना बताया है? 2 years। रेट आपको दिया है 3%, और आपसे क्या कह रहे हैं? आप फाइंड करें सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन की अब हम हेडिंग डालेंगे। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूं जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। तो आप फॉर्मूले में क्लियर देख सकते हैं कि आर और टी तो आपको गिवन है, लेकिन प्रिंसिपल आपको सवाल में नहीं बताया हुआ। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल फर्स्ट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक क्वांटिटी मेंशन की है, एक अमाउंट, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इट मीन्स हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 203। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल को एज इट इज़ रहने दिया, 1 की जगह 1, रेट की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, टाइम की जगह आ जाएगा 2 एंड देन माइनस 1। नाउ 203 एज इट इज़, प्रिंसिपल का पी जो है वो भी एज इट इज़। नो यहाँ पर जब मैं 100 और 1 का एलसीएम लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 100। यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 3, क्योंकि एलसीएम आपको लेना आता है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ। इन पर स्क्वायर है एंड देन माइनस 1 एज इट इज़। अगेन 203 एज इट इज़, P एज इट इज़। 100 और 3 को जब मैं प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 103 एंड दिस इज़ 100। इस पर क्या आ रहा है? स्क्वायर एंड देन माइनस 1। नाउ 203 प्रिंसिपल का P एज इट इज़, जब मैं इनकी स्क्वायरिंग करूँगी तो 103 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिलेगा 10609, और 100 का स्क्वायर करूँगी तो ये हो जाएगा 10,000। नाउ माइनस 1 एज इट इज़।
203 एज इट इज़, प्रिंसिपल का P एज इट इज़, 10,000 का जब मैं एलसीएम लूँगी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 10,000। और जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी 10609 और यहाँ आ जाएगा 10,000। ये आप लोग एलसीएम लेना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होगा, मैं यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 203 एज इट इज़, प्रिंसिपल का P जो है वो भी एज इट इज़। जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 609 डिवाइडेड बाय 10,000। नाउ मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10,000 डिवाइड हो रहा है 203 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 609 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे प्रिंसिपल की जो अमाउंट मिली है सॉल्व होके वो है 333 यानी 3,333.33, ये मुझे मिल गया है प्रिंसिपल। नाउ अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, तमाम वैल्यूज़ में पुट कर दूंगी, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट है 3, टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100। और जब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगी तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ₹200 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम सेम सम पे, सेम ईयर, सेम रेट पे पे कर रहे थे तो वो 203 रुपीज़ था, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹82। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 4%। आपसे कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 years पर और 5% रेट पर कितना है 82 रुपीज़। तो अब आप दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करें सेम सम पे और सेम पीरियड ऑफ टाइम पर, जबकि रेट कितना होगा 4%। तो चलिए हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹82, टाइम कितना है 2 years और रेट कितना दिया हुआ है 5%। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T - 1। कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन देखिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है 4% पे तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रिंसिपल। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले प्रिंसिपल ही फाउंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 82, प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा P एंड देन 1 + R की जगह आ जाएगा 5/100, टाइम की जगह आ जाएगा 2 - 1। अगेन 82 P एज इट इज़, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगी तो ये जाएगा 100 + 5 स्क्वायर - 1। ये मैंने अभी आपको पूरी कैलकुलेशन करनी बताई है, तो इसी कैलकुलेशन को आप आगे फॉलो करते हुए जब चलेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल जो है वो आपको मिलेगा 800। ये इसके बाद सॉल्यूशन आपने खुद करना है क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेम कैलकुलेशन की है। अब प्रिंसिपल आने के बाद हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट फाउंड किया था। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाउंड नहीं करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाउंड करना है। सिर्फ रेट चेंज हो जाएगा 5 के बजाय 4%। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला लिखा 1 + R/100 की पावर T - 1। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड करना है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही लिखूंगी। प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 800, 1 + R की जगह हमारे पास आ जाएगा अब 4 डिवाइडेड बाय 100, टाइम की जगह आ जाएगा 2 - 1। अगेन इसका भी सॉल्यूशन आप जानते हैं कि आपने किस तरह से अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए ₹65.2।
0.28। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा था यानी 5% था तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज़्यादा था 82 रुपीज़। अब आपके पास रेट कम कर दिया है 4% कर दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास कम हो गया है विच इज़ 65.28। सो स्टूडेंट दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs जो है वो करेंगे। Okay, so exercise 8, question number 1, fill in the blanks, page number 108. Interest is not earned in a dash account. ऐसा कौन सा अकाउंट है जिस पर इंटरेस्ट नहीं लगता? तो वो अकाउंट जो होता है वो हमारे पास होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिस पर जो है इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 2% फॉर 3 ईयर इज़, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं तो ये आप फाइंड करेंगे। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 5% द हाफ ईयरली रेट वुड बी। तो इस क्वेश्चन में भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने मालूम करना है कि क्या जो है वो रेट दिया जाएगा। Now last one is a dash card is used to deduct an amount from the account holder account directly। ये तो आजकल सबको पता है कि हम कौन सा कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए अकाउंट होल्डर जो है वो डायरेक्टली अमाउंट निकाल लेता है, तो वो कहलाता है आपके पास डेबिट कार्ड। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ अकाउंट। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए थे। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आप रहने देंगे, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आप कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मिक्स टॉपिक्स आ रहे हैं और आप लोगों ने सिलेक्टेड टॉपिक करे हैं टॉपिक रिड्यूस होने की वजह से। अब जो है हम मूव करते हैं अपने पास पेज नंबर 110 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। हाउ मच मनी शुड बी रीपेड इफ़ अ सम ऑफ ₹500 इज़ बोरोड एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो ये भी आप इसको सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के और करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नाउ विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू विदड्रॉ एन अमाउंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। तो आप जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अगर आपको बैंक अकाउंट से पैसे ड्रॉ करवाने होते हैं, विदड्रॉ करवाने होते हैं। सो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ नहीं करते। अब आप जानते हैं चेक, तो चेक यूज़ किया जाता है अगर हम पेमेंट हमें निकलवानी होती है बैंक से। अगर हम पे ऑर्डर की बात करें तो पे ऑर्डर के ज़रिए भी हम बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए हम पैसे नहीं निकाल सकते, वो है करेंसी कन्वर्जन। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर इंटरसिटी ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। तो अब जो है वो कौन सा, ये आपके पास टॉपिक है, इसमें आप बैंक से रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करेंगे, अपनी बुक में रीडिंग करेंगे। उसमें आपको बैंकिंग और बैंक करंट के टॉपिक्स, करंट की टाइप्स, वो सब आपको उसमें डिफाइन की जाएंगी। तो इसका आंसर आप पढ़ के फिर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपके पास है इफ़ R इज़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयर, व्हाट इज़ द मंथली इंटरेस्ट ऑफ रेट। अगर रेट जो है वो उसको हम R से शो कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बताइए कि उसका मंथली इंटरेस्ट जो है वो कितना हो। तो इसका ऑप्शन आप जानते हैं, रेट को हम कभी भी प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो R डिवाइडेड बाय 12। नाउ लास्ट वन, Which of these account is suitable for a person who wants a regular monthly income from his account? अब ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जो चाहता है उसको हर महीने उसके अकाउंट से कोई अमाउंट मिले, तो वो कौन सा अकाउंट कहलाता है। तो वो अकाउंट हमारे पास कहलाता है PLS अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है जिसके ज़रिए हमारे पास मंथली सैलरी या कोई भी फिक्स अमाउंट जो है, हम जहाँ जॉब करते हैं उसमें हमारी कंपनीज की तरफ से जो अकाउंट बनाया जाता है और मंथली सैलरी या हमारे पास जो भी अमाउंट आती है उस अकाउंट को हम बोलते हैं PLS अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को बहुत नीट एंड क्लीन आप कॉपी करेंगे और अच्छे से समझ के काम करेंगे। थैंक यू।